नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। एक बार फिर हम यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो ये खंड मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा का जो शिक्षण अभिरुचि का जो खंड है, उसके सारे वीडियो मैं यहाँ पर कवर कवर कर रहा हूँ। अभी ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले राधाकृष्णन आयोग, एनसीटीई और एक और वीडियो मैं साइकोलॉजी का जो ये पेडागॉजी का सेक्शन है, इस पे मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर जो वीडियोज़ लिस्ट है, उसमें आप इन वीडियोज़ को एक-एक करके देख सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स भी कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी सिर्फ़ एमसीक्यूज़ पर ही अपना वीडियो ला रहा हूँ। इसके बाद मैं विस्तृत वीडियोज़ पर भी अपना कार्य शुरू करूँगा। दोस्तों, आगे सीधे चर्चा करते हैं कि कोठारी आयोग 1964 से 66 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि 1964 में 1964 ईस्वी में यह आयोग स्थापित किया गया था और 66 में इसने अपना कार्य पूरा करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट थी, वो भारत सरकार को सौंप दी थी। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ जी, कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, यानी इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1966 ईस्वी को हुई थी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष पर अगर हम चर्चा करें, तो दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, जो कि तत्कालीन समय में आपके यूजीसी के अध्यक्ष थे और इनको शॉर्ट नेम डीएस कोठारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम आगे चलें, तो कोठारी आयोग का जो अन्य नाम जो कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं 66 64 टू 66 है। इसका अन्य नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो मैंने अभी आपको बताया, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम इसमें सदस्यों की बात करें, तो इसमें तत्कालीन समय में टोटल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 विदेशी थे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें सदस्यों की अगर आपको पूछा जाएगा, तो 17 सदस्य टोटल थे, जिसमें से 6 विदेशी थे। यानी ये पहला ऐसा आयोग था जिसमें विदेशी जो शिक्षाविद थे, उनको भी शामिल किया गया था क्योंकि भारत की शिक्षा का एक आधार तय हो रहा था। भारत की शिक्षा किस प्रकार से एक डायनेमिक, एक गतिशील रूप ले, उसके लिए तत्कालीन सरकार ने पूरे अपने अच्छे सोच के साथ इस प्रकार का ये आयोग था, ये गठित किया। दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि यह पहला विस्तृत आयोग था और इसी की अनुशंसा पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। जो भारत सरकार की पहली शिक्षा नीति थी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो 68 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो सारे प्रतिवेदन जो उसमें थे, वो कोठारी आयोग के ही थे। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 66 में भारत सरकार को सौंपी थी, वो बिल्कुल एक विधिक रूप से 68 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे हम अगर चर्चा करें तो 29 जून 1966 को यानी 29 जून 1966 ईस्वी को डॉक्टर डीएस कोठारी ने अपनी समस्त जो रिपोर्ट थी, जो पूरी रिपोर्ट थी, वो भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। और 1986 में आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो आप आगे पढ़ेंगे यानी 68 में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 86 में नई शिक्षा नीति के नाम से आप इसको देखेंगे। दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। हाँ जी, ये बात कही थी डॉक्टर डीएस कोठारी ने। उन्होंने कहा था कि देश का जो भविष्य है, वो उसकी कक्षाओं में जो स्कूल की कक्षाएँ हैं, उनमें निर्मित हो रहा है। यानी विद्यार्थियों को लेकर उन्होंने ये बात कही थी और एक बहुत बड़ा स्लोगन यहाँ पर उन्होंने इस शिक्षा नीति को बनाने में स्थापित किया था। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो 10+2+3 के आधार पर उन्होंने शिक्षा की बात की थी, यानी कि 10 तक जो 10 तक जो आपके जूनियर क्लासेस का उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा। +2 में इन्होंने सीनियर क्लासेस का और 3 इन्होंने ग्रेजुएशन की जो इन्होंने बात कही थी। तो 10+2 +3 के आधार पर इन्होंने शिक्षा देने की बात कही थी। 10 वर्ष तक सामान्य शिक्षा की यहाँ पे बात कही है और 11th-12th की पढ़ाई इन्होंने कॉलेजों में यानी जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, उसकी भी इन्होंने बात की। यहाँ पर प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने रखा था कि प्री प्राइमरी का जो सुझाव था, इसमें आप एलकेजी और यूकेजी को शामिल कर सकते हैं। यह प्रस्ताव भी ये अपना जो सुझाव था, ये भी डॉक्टर डीएस कोठारी का था
और आगे हम अगर देखें तो कोठारी आयोग पहला विस्तृत आयोग था। इसने अपनी जो सिफ़ारिश थी, इसमें संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा संरचना लागू करने की बात कही थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो संपूर्ण राष्ट्र है, पूरे देश में एक समान, एक प्रकार की शिक्षा जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएँ, तो भारत की जो शिक्षा में एक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, एक प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होगा जो कि मतलब जो एजुकेशनल जो प्रणाली है, उसके तहत आएगा। दोस्तों, अगर हम देखें, सर्वप्रथम जो इस आयोग का उद्देश्य था, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। और इसमें उन्होंने एक बात जोड़ी थी, विज्ञान की सहायता से, यानी कि शिक्षा द्वारा विज्ञान की सहायता से उत्पादन में वृद्धि करना, यानी साइंस को बड़ा महत्व दिया गया। विज्ञान को उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका में यहाँ पर रखा। फिर इन्होंने संशोधित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। 3 भाषाओं को इन्होंने कहा, बताया, जो ट्राई लैंग्वेज, जिसमें क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और एक अन्य मातृभाषा, इस प्रकार की 3 भाषाओं को इन्होंने महत्व दिया। और अगला पॉइंट अगर हम देखें, तो प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव, यानी कि 1515 से 30 वर्ष के अनपढ़ों के लिए भी विद्यालय में पढ़ाई का इंतज़ाम हो, तो यह इनका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। यानी कि इनका कहना था कि अगर जो किन्हीं कारणों से पहले पढ़ नहीं पाए, तो उन्हें भी विद्यालय के से पहले या विद्यालय शुरू होने ख़त्म होने के बाद उनको भी एक ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे भारत में जो साक्षरता वृद्धि हो, वह हो और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एनसीईआरटी को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपने को कहा। इन्होंने कहा जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो यहाँ पर है, उसको उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर का जो विद्यालय शिक्षा है, उसका पूरा भार एनसीईआरटी को दे दिया जाए। और आज भी आप देखते हैं कि एनसीईआरटी भारतीय शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा निकाय है। आगे हम देखते हैं, पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम पर भी डॉक्टर कोठारी ने बल दिया और इनका लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। दोस्तों, उपरोक्त फैक्ट्स में मैंने जो भी पॉइंट रखे, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नहीं आए होंगे, पूरे नहीं हुए होंगे, तो उसको मैंने एक दूसरे नोट्स के तहत देखा है। हालाँकि बहुत सारे नोट्स तो वही रिवाइज़ हो रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इस वाले पीडीएफ सेक्शन को भी ला रहा हूँ। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई शिक्षा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष थे। आयोग में भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की गई, जो भारत में शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। दोस्तों, आगे चर्चा करें। डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी थे। और आयोग में 17 सदस्य, जिनमें से 6 विदेशी सदस्य थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डॉक्टर डीएस कोठारी की हम बात करें, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो आपके इनके विज्ञान नीति को बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया, उनमें डॉक्टर कोठारी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। जिनके साथ-साथ डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और सीवी रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर कोठारी बड़े-बड़े पदों पर से पहले आसीन थे और इसीलिए इनकी अनुभव, इनकी एक शिक्षा की जो अप्रोच थी, उसको देखते हुए इन्हें भारतीय शिक्षा के लिए गठित आयोग में एक बहुत बड़ी भूमिका में स्थान दिया गया। 1961 में यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे डॉक्टर डीएस कोठारी। भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग ने जिन 3 चीज़ों पर जोर दिया, वो थी नंबर 1 आंतरिक परिवर्तन, नंबर 2 गुणात्मक परिवर्तन, नंबर 3 शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। दोस्तों, आगे हम अगर चलें, तो आंतरिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो इसमें इन्होंने कहा समान पाठ्यक्रम के ज़रिए बालक-बालिकाओं को विज्ञान व गणित यानी साइंस एंड मैथ्स की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट इन्होंने केंद्र से प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी, यानी प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा दी जाने पर इन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया था। दूसरा, प्रौढ़ों को साक्षर करने हेतु अनुसरण कार्यक्रम चलाने पर इन्होंने बल दिया, जो कि तत्कालीन समय में चलाया भी गया था। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। ये महत्वपूर्ण बात कही थी। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करने पर भी इन्होंने बल दिया था और उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा जो थी, उस पर भी उन्होंने अपना फ़ोकस किया। आगे हम देखें,
तो सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर कोठारी ने प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी में किस प्रकार की शिक्षा पर देने, किस प्रकार की भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया, तो दोस्तों आपको मातृभाषा जो मदर टंग लैंग्वेज होती है, उस पर इन्होंने फ़ोकस किया। आगे देखें, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर, जिसे सेकेंडरी लेवल हम कहते हैं इंग्लिश में, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने पर इन्होंने बल दिया। और आगे हम अगर देखें तो 1 से 3 वर्ष की पूर्व शिक्षा दी जाए, जिसमें इन्होंने प्री प्राइमरी की बात कही। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। इन्होंने कहा कि बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाए तभी वह उसका एडमिशन विद्यालय में हो। इससे पहले वह जो प्री प्राइमरी है यानी एलकेजी, यूकेजी इस प्रकार की शिक्षा करके अपने आधार को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करे। नेक्स्ट है विषय विभाजन कक्षा 9 से के बदले 10 के बाद हो, यानी कि 10th के बाद ही जो बच्चा है वो अपने जो सब्जेक्ट है वो चेंज करे, यानी कि कोई साइंस में जाए, कोई आर्ट्स में जाए, कोई बिजनेस में जाए, कोई कॉमर्स में जाए। तो इस प्रकार की इन्होंने ये अपना जो सुझाव था ये भारत सरकार को दिया था। आपने देखा होगा दोस्तों, हम भी इसी प्रकार की शिक्षा के हिसाब से चल रहे हैं। इसी प्रकार की जो व्यवस्थाएँ आज भी है। हालाँकि जो नई शिक्षा नीति 1920 जो आई, उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, जो जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित करने पर इन्होंने बल दिया। और माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के इन्होंने बताए। इसमें एक जूनियर माध्यमिक, पहला जूनियर माध्यमिक और दूसरा उच्च माध्यमिक। दोस्तों अगर हम बात करें तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने पर भी इन्होंने बल दिया। अगर क्वेश्चन आएगा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने पर किसने बल दिया, तो ये आपका कोठारी आयोग था। इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में देने पर भी जोर दिया। आगे देखें, शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफ़ारिश भी इन्होंने की। इन्होंने कहा कि शिक्षक को आगे बढ़ाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे हमारे आयोग में आना चाहिए, हमारी नीति का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें उनकी फाइनेंशियल, उनकी जो सोशल और उनकी जो व्यावसायिक जो उनकी जो स्थिति है, वो अभी सुदृढ़ होनी चाहिए। आगे हम अगर देखें, विज्ञान की शिक्षा स्कूल में शुरू होनी चाहिए। साइंस पर बहुत फ़ोकस इनका था, क्योंकि ये खुद साइंस के विद्यार्थी थे। आगे देखें तो विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने अपना अपना कार्य किया, अपना अपना सुझाव दिया। आगे हम देखें तो आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और आगे जो इन्होंने एक ऐसी भाषा जो मतलब बड़े स्तर पर बोली जा रही हो, उसको उन्होंने वो किया। हिंदी और अंग्रेजी भाषा इन्होंने सिखाने पर विशेष बल दिया। और पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाने पर भी डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, उन महत्वपूर्ण विषयों को हमने जाना कि कौन से चीज़ें कोठारी आयोग के अंतर्गत थी, जो हमारी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट थे। हाँ, दोस्तों मुझे जानकारी है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस वीडियो में से अपने ज्ञान को सुदृढ़ करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकॉन दबाएँगे तो मेरे आगे के जो वीडियो आएँगे तभी वो आपको नोटिफ़िकेशन के रूप में दिखेंगे। दोस्तों आज हम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।